नमस्कार दर्शकों, डॉक्टर से स्पीक में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ आपसे रूबरू होते हैं। इसी कड़ी में हमारा आज का विषय है फिजियोथेरेपी के उपयोग से स्वास्थ्य लाभ। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं और आइए उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। डॉक्टर हर्षिता शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। जो कि वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हम इनसे विशेष रूप से बात करेंगे अपने इस विषय के बारे में। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जो एड्स है, 1 दिसंबर को ये विश्व में एड्स दिवस के रूप में से मनाया जाता है। और WHO की माने तो ये लगभग 150 देशों में 2 करोड़ से ज़्यादा इसमें पीड़ित लोग हैं, जिसमें कि पुरुषों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। और समय समय पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा इसमें कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। तो आइए अपने मेहमान से हम सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये एड्स क्या होता है। डॉक्टर हर्षिता, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये HIV और एड्स क्या एक ही चीज़ है, क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो हमें इसके नाम को समझने की ज़रूरत है। जो HIV का फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस जी। और जो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ठीक है, तो इसके नाम में ही ये चीज़ है इम्यूनोडिफिशियेंसी, मतलब आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम आपका कम काम करने लग जाएगा इस वायरस के इफेक्ट से। जी। तो ये एक तरीके से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है कि आपके जो अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका प्रॉपर अगर लेट स्टेज हो जाता है तो उतना काम नहीं करता है आपका। एक्यूट स्टेज में इसको HIV इन्फेक्शन बोलते हैं, क्रॉनिक स्टेज में वो आपका एड्स उसको बोला जाता है। जी। क्या बिल्कुल इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि संक्षिप्त में बताइएगा कि इसकी जो बचाव है, या इसके सबसे पहले उसके लक्षण क्या हैं और इसके बचाव किस तरीके से हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम जैसे कोई भी वायरस की अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी जो कोविड चल रहा है या HIV हम वायरस की बात करें, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में सबसे पहले जो बात आती है वो होता है स्प्रेड। जी, स्प्रेड कैसे हो रहा है ये, क्योंकि वायरस आपका क्या एयरबॉर्न है, क्योंकि बहुत ऐसा है कि एयरबॉर्न है, क्या हमको मास्क पहनना है क्या, या मतलब किसी के छूने से हो जाएगा या कैसा। तो मैं आपको बता दूं कि एड्स एयरबॉर्न नहीं है, आपकी हवा में नहीं फैलता है, या किसी के टच करने से, सेम टॉयलेट यूज़ करने से, या साथ में बैठ के खाना खाने से, हैंडशेक करने से ये बिल्कुल नहीं, पर किसी टीयर से, स्मेल से ये बिल्कुल भी नहीं फैलता है। ये ब्लड टू ब्लड गो होता है। ठीक है, जैसे हम इंजेक्शन सिरिंज अगर हमने किसी को लगाया है, उसमें दूसरे का ब्लड है और हम उसको इंजेक्ट करते हैं तो वो ब्लड से ब्लड के थ्रू कनेक्ट होता है। लास्ट एक मेरे पेशेंट ने पूछा था, बड़ा हंसी वाला वाकया था वो, कि मच्छर काटने से एड्स होता है क्या? वो मुझे अभी तक याद है। तो देखिए, मच्छर काटने से आपको बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वैसे ये, मच्छर काटने से एड्स होता है क्या? कोई मॉस्किटो आपको अगर वो कर ले, बाइट कर ले तो एड्स होता है कि? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन है, वो तो खुद आपके ब्लड में वो ब्लड इंजेक्ट नहीं कर रहा है। मेनली अगर ब्लड टू ब्लड कनेक्शन होता है तब एड्स आपका या HIV वायरस स्प्रेड होने की संभावना होती है। जी बिल्कुल, या तो इन्फेक्टेड ब्लड उनको चढ़ा हो, जैसे या अभी जो सबसे ज़्यादा जैसे हमने देखा टैटू जो मशीन्स, जो टैटू आजकल जो प्रचलन में है, और हमारी जो सेंचुरी का सबसे बड़ा जो चल रहा है युवा जगत में काफी ज़्यादा फेमस है, उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन अभी रिसर्च में पाए गए हैं। क्योंकि जब हम टैटू किसी को वो लोग करवा रहे होते हैं, उनकी मशीन होती है, इंजेक्ट करते हैं, उसमें कोई ब्लड हल्का फुल्का उसमें अगर सेल्स उसमें अटैच हो गई और वो प्रॉपर सैनिटाइज नहीं हुआ या उसको स्टेरिलाइज नहीं किया गया, तो वो दूसरे बॉडी में वो ब्लड आपका इंजेक्ट हो जाता है। जी। तो वो एक टाइम पे कुछ दिन पहले की ये रिसर्च है कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था और पता नहीं चल रहा था इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा था, और पता चला कि फिर वो एक टैटू उससे आ रहा है। जी बिल्कुल। तो ये एक सोचने वाली बात है और ये लोगों की ध्यान रखने वाली बात है कि एड्स मेनली ब्लड टू ब्लड थ्रो होता है। जी बिल्कुल, ये और इसमें जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हम इसे रोक सकते हैं तो वो जागरूक होने के बाद ही इसे रोका जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी वजह ये है कि कोई प्रॉपर इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं है। आप प्रिकॉशनली इसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल के साथ में कैरी करके इसको आप चल सकते हैं। लेकिन ये है कि हाँ बिल्कुल स्टॉप हो गया, डीएक्टिव हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर बहुत माइल्ड स्टेज का आपको HIV वायरस इन्फेक्शन हुआ है तो वो में भी ब्लड टेस्ट में आपका डीएक्टिवेट दिखाएगा, लेकिन अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो वो फिर से एक्टिवेट भी होने के उसके चांसेस होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि प्रेग्नेंट अगर लेडी है तो उसके बच्चे को भी HIV होगा क्या? जी। तो उसमें भी लोग बहुत डर जाते हैं। या अगर कोई मेल HIV पॉजिटिव है तो वो
उसके अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फिर उसकी वाइफ को होगा, तो फिर बेबी आगे वो लोग फैमिली प्लानिंग कैसे करेंगे, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए बस ये है कि आपका मेडिसिन, हमारा एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन हैं, कंटिन्यूस उसको चलाना रहता है। बाकी इसका जो है मेडिसिन से ही प्रोडक्टिव लाइफ आप वो कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल से। फर्दर कोई इसका अभी तक प्रोलॉन्ग उसमें ट्रीटमेंट अभी नहीं हुआ। जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर हर्षिता ने बताया कि ऐसी कोई दवाइयाँ बिल्कुल हैं, लेकिन इसके लिए हमको जो अपने आप को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये बीमारी हो ही ना। जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा विषय है फिजियोथेरेपी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि इसके उपयोग से स्वास्थ्य में क्या लाभ हो सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर कृपया नोट कर लीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। इस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए और फिजियोथेरेपी से संबंधित कोई भी समस्या आपको हो तो हमारे डॉक्टर आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हमारे विषय की ओर। डॉक्टर हर्षिता, जैसा कि हमारा विषय है फिजियोथेरेपी, उसके उपयोग से क्या लाभ हो सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि आखिर फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं? देखिए, फिजियोथेरेपी एक मेडिकल फील्ड है जिसमें हम जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत बायोमैकेनिक्स डिफाइन होती है जी। वो आपकी केस के अकॉर्डिंग होती है। तो जिस तरीके से आप, अगर कोई हार्ट की बीमारी है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, जी जी, है ना। आपको अगर कोई नर्व सर्जरी करवानी है तो आप न्यूरोसर्जन के पास जाएंगे जी। वैसे अगर आपको अर्ली स्टेज में आपका मसल या बोन प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट की आप सलाह ले सकते हैं। उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी के पास जाना चाहिए। एक्यूट स्टेज में फिजियोथेरेपी का प्रोग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। क्रॉनिक स्टेज में डेट विल बी स्लो बट नॉट इम्पॉसिबल। जी 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 जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा एक्यूट स्टेज, क्रॉनिक स्टेज, क्रॉनिक पेन की जो स्टेज होती है, हम आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ये क्या स्टेज है, किस तरह से इसमें जो पेशेंट होते हैं ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद किन किन सावधानियों का इसमें ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले तो मैं डिफ़ाइन करूँगी, फिजियोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम जो भी केस होता है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज डिज़ाइन करते हैं। इन दी केस अगर मैं बात करूं तो मैं इसकी फील्ड पहले बताती हूं कि आपका जो फिजियोथेरेपी का फील्ड है वो आपका ऑर्थोपेडिक, न्यूरो कंडीशंस, पीडियाट्रिक कंडीशन, जियाट्रिक कंडीशन और आपका गायनिक कंडीशन, सब कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। यहाँ तक कि आपका सर्जिकल, अर्ली सर्जिकल और पोस्ट सर्जिकल में भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। अभी अभी जैसे कि आपने देखा होगा, सारे आईसीयू पेशेंट्स को आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज सब फिजियोथेरेपी के उसमें बताई जा रही थी, सारे आईसीयू में फिजियोथेरेपिस्ट की ड्यूटी थी। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल करता है हमारी बॉडी को नॉर्मल एडीएल यानी कि डेली एक्टिविटी में लाने के लिए। अब हम बात करेंगे एक्यूट और क्रॉनिक स्टेज की। अगर हम बात करें किसी कंडीशन की, फॉर एग्जांपल घुटनों में दर्द, बहुत कॉमन प्रॉब्लम, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है घुटनों में। पहले तो एक एज में होता था, आजकल अर्ली एज में बहुत ज्यादा होने लगा है। भी होने लगे हैं। तो हमें मतलब बोलते हैं ना, बॉडी एक रिकॉल देती है जी। बॉडी, अगर आपको बुखार आता है तो बॉडी आपको बताती है यो आपको रेस्ट की जरूरत है, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो वो पेन आपका एक तरीके से साइन होता है, यू हैव टू नोटिस योर प्रॉब्लम जी। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले यही, जब आपको पेन हल्का हल्का चालू हो, बैठने में थोड़ी दिक्कत होने लग जाए, बहुत देर तक बैठ रहे हैं तो उठ रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ हो, उस समय अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और स्पेसिफिक आपके जॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सरे होता है, जो बॉडी है पेशेंट का, ओबेसिटी है मान लीजिए, या स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिटी है, उसके अकॉर्डिंग स्पेशल एक्सरसाइजेस होती हैं जो एक्यूट स्टेज में उसको पूरी तरीके से ठीक कर देती है। मैं बोल रही हूँ पूरी तरीके से, यानी कि अर्ली स्टेज में जो प्रोग्नोसिस है उस केस का वो 101% क्योर हो जाता है। हम शुरुआत में हम उसको नोट कर लें। तो वहीं अगर हम क्रॉनिक स्टेज की बात करें तो वो रेशो आपका 60-75% रह जाता है। जी। तो उसमें क्या होता है कि आपको रिजल्ट आएगा, आप सर्जिकल तक नहीं पहुंचेंगे, या बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी होके फिर हम एडीएल एक्टिविटीज़ में आते हैं। लेकिन क्रॉनिक स्टेज में 70% ही आपका रिकवरी रेट हो पाता है जी। जैसे कि नी रिप्लेसमेंट की बात होती है, तो ये जैसे कि आपने कहा कि जैसे साइन देता है हमारी बॉडी, हमें बताता है, कॉल करता है कि पेन हो रहा है, अब आप संभल जाइए, ज़्यादा टाइम मत लगाइए। तो जब हम नी रिप्लेसमेंट की नौबत तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, अगर हम स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरीके से आप सर्जरी स्टॉप कर देते हैं जी। लेकिन क्या होता है कि लोग इतना ज़्यादा
जैसे अब मान लीजिए, ये भी बहुत मज़ेदार बात है कि आपको मान लीजिए कोई बहुत सीवियर बीमारी, अटैक आया, हार्ट अटैक आया, आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे क्योंकि वो सीवियर है ना, जीने मरने वाली बात हो गई। हाँ। लेकिन अगर क्या कहते हैं पेन की अगर हम बात करें तो हम अवॉइड करते हैं। जी जी हर्षिता, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, डॉक्टर हर्षिता, और हमारे इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जी बताइए। हेलो जी बताइए, क्या नाम है आपका? अजीत नाम। जी अजीत जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बाड़ा गांव से। जी जी बताइए, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? क्या कमर में दर्द हो रहा है। जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर से पूछना चाहेंगे, आपका सवाल क्या है? कमर में दर्द। अच्छा, तो कमर में दर्द है। डॉक्टर हर्षिता, इनका कहना है कि कमर में दर्द है, तो इसके लिए क्या मतलब इलाज किया जाए, जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी। हाँ, हेलो अजीत जी, मैं सबसे पहले आपकी उम्र जानना चाहती हूँ। अजीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है डॉक्टर हर्षिता इनका फ़ोन अभी कट हो गया, लेकिन सवाल जिन्होंने बताया है कि इनके कमर में दर्द है। देखिए, जो कमर में भी जो पेन होता है वो बहुत सारी जो कंडीशन हमारी होती है एज रिलेटेड होती है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर 18 से अगर 25 साल के किसी लड़के को बैक पेन हो रहा है, ठीक है, या किसी को बैक पेन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा पॉस्चरल डिफॉर्मिटी होती है उसमें। बहुत ज़्यादा तक बच्चे बैठ के उसमें पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं होती है, या वाटर इनटेक कम करते हैं तो मसल हाइड्रेटेड नहीं रहती है, तो मसल इंजरी की वजह से उनको स्प्रेन होता है, पेन होता है। बहुत ज़्यादा खाली पेट रहेंगे, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन की वजह से उनको पेन होता है। वहीं अगर हम 25 साल से या 30-35 साल तक की बात करें तो डिफिशिएंसी, कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से उनको पेन होता है, या प्रॉपर वो उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसी इंजरी उनको लगी है जो वो प्रॉपर बता नहीं रहे हैं, या उसका प्रॉपर उन्होंने क्योर नहीं किया उस वक्त, आइसिंग नहीं की, कंप्रेशन नहीं किया, वो उनका प्रोलॉन्ग हो जाता है इंजरी। जो 18 to 22 तक उनकी इंजरी है वो आपकी प्रोलॉन्ग होके 30 तक पहुंच जाएगी। उसके बाद कहीं जाके वो स्लिप डिस्क या किसी बड़ी समस्या में प्रॉब्लम में सामने आती है। जी जी बिल्कुल। तो इसका जो एरा मैंने बताया ना, स्पेसिफिक टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर वो जो एरा होता है वो आगे बढ़ते बढ़ते किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक दिन की समस्या नहीं रहती, वो आपका बोन धीरे 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 उसको डिफॉर्म करता है। जी डॉक्टर, जैसे कि कमर दर्द की बात हुई, कई लोगों में सुना है, कॉमन भी है, कमर दर्द है, तो ये कैसे हम उस पर डिफ्रेंशिएट करें कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, या मतलब हम कैसे उसमें जानकारी अपने आप में ले कि मसल्स पेन है या L5 L4 वाली जो समस्या होती है वो है? हाँ, देखिए, सबसे पहले उसमें आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे किसी की सिटिंग है, जैसे हम लोग वर्कशॉप करते हैं, बैंक वगैरह में वर्कशॉप किया, किसी ऑफिस सिटिंग में वर्कशॉप की, तो उसमें आपका सिटिंग आवर कितना है? ठीक है, सिटिंग आवर अगर इतना है, और देखा हमने बायोमैकेनिक्स, चेयर्स की भी बायोमैकेनिक्स होती है कि आपका कितना बैक होना चाहिए या कितना देर आप बैठ रहे हैं उस हिसाब से आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। अगर वो चीज़ अगर चेक कर रहे हैं और 2-3 उसको करेक्ट कर लिया तो पता चल जाता है, पेन नहीं होगा आपको, तो पता चल जाएगा ये आपका मस्कुलर पेन है, इसका कोई बोन इफेक्ट नहीं था। लेकिन सब कुछ करने के बाद में भी अगर अर्ली मॉर्निंग, मेनली जो इसका साइन रहता है अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा पेन होता है, हैवीनेस रहेगी बैक में। अगर अर्ली मॉर्निंग आपका डिटेक्ट हो रहा है, बोन में एकदम हैवी लग रहा है, उठने में दिक्कत हो रही है, तो वो आपका बोन डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो चुका है, ये आप मान सकते हैं। जी, तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो मेरे ख्याल से MRI वगैरह या एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद हमको फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए, या हम आपके पास भी आकर हम आप डायरेक्ट, कभी कभी क्या होता है कि आपको MRI एक्सरे की ज़रूरत ही नहीं, आप हमें रूटीन बताएंगे, हम वैसी ये चीज़ गलत हो रही है हम उसको नोट कर देंगे। आपको अब जैसे हार्ट सर्जन के पास जाते हैं तो तुरंत तो आपकी एंजियोप्लास्टी तो नहीं हो जाती है ना, उसी तरीके से कि जब पेशेंट आता है तो वो आपका बताएगा ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं चल रहा हूँ तो सिर्फ पेन हो रहा है, बैठ रहा हूँ तो पेन नहीं हो रहा है। तो वो हम एक असेसमेंट लेते हैं, उस असेसमेंट के आगे फिर हम ट्रीटमेंट का जो भी उसको देना है वो चीज़ डिसाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी है, मसाज ही होती होगी, तो चलो हम घर में ही कर लेते हैं। तो ये एक जो मिथ है उसको हटाने की हम कोशिश करना चाहते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं खुद भी इतने दिन से काम कर रही हूँ और अवेयरनेस इसके लिए कर रही हूँ कि आपको किसी भी ऑर्थोपेडिक कंडीशन में मसाज करनी ही नहीं होती है। मसाज करने से आपका जो मसल इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है।
जी। मतलब हमारे पास अगर पेशेंट आता है तो सबसे पहले मतलब बिना कंडीशन सुने हम बोल देते हैं आप मालिश तो नहीं कर रहे हैं, मालिश करना बंद कीजिए। जी जी जी। तो आपको किसी भी ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में मालिश करनी ही नहीं है, उसको रगड़ना ही नहीं है। अगर आप उसको करेंगे तो वो इन्फेक्शन और फैलेगा, समस्या और बढ़ सकती है। समस्या और बढ़ जाती है। आपका जो स्पास्टिसिटी है, जो मसल्स रिकवरी ले रही है, वो डैमेज हो जाती है। जी जी जी। तो आप अगर किसी ऑर्थोपेडिक के पास भी जाएंगे, मैं भी पीजी हूँ ऑर्थो में जी। तो आपका क्या, वो आपको सबसे पहले मालिश करने के लिए मना करेगा जी जी। कि मालिश का कोई भी ऑर्थो या न्यूरो कंडीशन से उसका कनेक्शन तालमेल नहीं है, तालमेल नहीं है कुछ भी। आपको जैसे ही समस्या या कहा जाए जैसे भी आपको पेन शुरू होता है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। एक ये भी थेरेपिस्ट के पास। एक ये भी बहुत बड़ी गलती करते, ये मैं जनरल बता रही हूँ जानकारी, क्योंकि हमारे थ्रू लोगों को पता चलेगा, जो जनरल मेरे एक्सपीरियंस में जो ये चीज़ें आती हैं कि जब लोगों को अर्ली, जैसे बच्चा गिर गया, ठीक है, या गाड़ी स्टैंड लगाते हुए लग गया पैर में, तो लोग क्या करते हैं, गरम सिकाई करने लग जाते हैं तुरंत। गरम पानी में गरम उसमें डाल के वो करेंगे। ऐसा नहीं करना। जब भी आपको अर्ली कोई एक्यूट लग रहा है, ठोकर लग गई कहीं पे या बच्चा गिर गया, नीला पड़ गया, आपको सबसे पहले आइसिंग करनी है, हीटिंग नहीं करनी है। जी जी। ठीक है। इस डॉक्टर यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए। हेलो। जी जी बताइए, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ से। जी जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो आज प्रश्न आपको और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जो आप बड़ी अच्छा हमको जो शुरू में नमस्कार आपको बताया, इसके हम धन्यवाद देते हैं बार बार। धन्यवाद जी। और हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे दर्द घुटने का हो या जैसे माड़ी का दर्द हो या कमर का दर्द हो या फिर गले में कहीं पतली दर्द हो, लेकिन हमको ऐसे कौन सी जगह का दर्द है जिससे ज्यादा ध्यान में रखना है, जो शरीर को ज्यादा प्रभावित या शरीर में ज्यादा प्रभावित करके शरीर को ज्यादा कमजोर कर सकता है, तो किस जगह के दर्द को हमको ज्यादा ध्यान में रखना है? जी डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है इन्होंने, क्योंकि क्या दर्द तो हर जगह ही जो होते हैं वो बॉडी के सारे पार्ट इम्पोर्टेंट है भाई। जी, हाथ जी, पैर आपका सब कुछ इम्पोर्टेंट है। जी, तो आप जी। किसी भी तरीके के किसी भी जॉइंट के पेन को आप अवॉइड नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये हो सकता है इनका पूछना कि जैसे कि हार्ट स्ट्रोक की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा था कि अगर हार्ट स्ट्रोक होगा तो तुरंत हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो दर्द होते हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी जो दर्द है पूरे शरीर के जितने भी दर्द हैं उन पे आप शुरुआत में ही ध्यान दें, क्योंकि आपका अगर ऐसा नहीं है कि आपका नी ट्रांसप्लांट तक नहीं पहुंचेगा या स्पाइनल सर्जरी तक नहीं पहुंचेगा, एंड स्टेज तो आपका सर्जरी ही है ना। तो आपका सारा जो हमारी बॉडी जो इतनी खूबसूरत तरीके से एक परफेक्ट डिज़ाइन है, उसमें आपको हर पुर्जे का ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, डॉक्टर का पहले ही ये कहना था कि आपके शरीर में कहीं भी तकलीफ होती है तो आप उसको तुरंत ध्यान दीजिए और थेरेपिस्ट के पास जाइए, तो उनसे एक अच्छी सलाह आपको, बेहतर सलाह आपको मिल सकती है। डॉक्टर जैसे कि हम हार्ट स्ट्रोक की बात करें, इसके बारे में जैसे सर्जरी हो जाती है तो क्या इसके बाद भी हम थेरेपी ले सकते हैं? देखिए, जो स्ट्रोक के जो पेशेंट है, पैरालिसिस में तो फिजियोथेरेपी का बहुत मेजर रोल है। जी ठीक है। स्ट्रोक में क्या होता है, स्ट्रोक जो कंडीशन है वो आपके पर्टिकुलर किसी ब्रेन एरिया में आपका सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो हमारे ब्रेन में अलग अलग सेंटर होते हैं। ठीक है। जैसे उठने का सेंटर, बैठने का सेंटर, हमारे ब्रेन उसको एक जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो आपका कन्वे करता है पाथ को। तो हम जब मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें वो पाथ डेवलप होता है। ठीक है। स्ट्रोक की स्पेसिफिक बात करें तो एक तरीके से आप समझ लीजिए दो पाथवे हैं। ठीक है। एक आपका ऑटोनोमस है, जो ऑटोमेटिक, जैसे हम कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो तुरंत हटाएंगे, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। आप आँख सो भी रहे हैं, रिफ्लेक्सेशन, जिसको वो आपका ऑटोनोमस हो गया। ठीक है। दूसरा होता है आपका पैरास्पाइनल, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड आपका लेके जाता है, जो सेंसेशन हो गया, मान लीजिए मैं हाथ को मोड़ रही हूँ, ठीक है, या मुझे पता है कि मुझे ये पानी उठा के पीना है, तो वो आप कमांड दे रहे हो। ठीक है। तो उस कमांड को फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट के दौरान उसको फिर से रीएजुकेट किया जाता है। ठीक है। जैसे मैं अगर पेशेंट को अगर नहीं हो रहा है, उसका पूरा सिस्टम खत्म हो गया, हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, बोल नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, तो हम उस मूवमेंट को रीएजुकेट करते हैं। एक तरीके से हम उसको वो सारी चीज़ें जो वो, मान लीजिए पैरालिसिस अलग अलग होता है, हेमीपैरेसिस होता है, एक तरफ का लकवा, दो तरफ का लकवा, दोनों पैरों में, तो जो भी मूवमेंट लॉस होता है उसको रीएजुकेट करते हैं। तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत मेजर रोल है कि हम कैसे उसको सिस्टम बनाएं कि वो आपका जो पैरास्पाइनल जो पाथवे है वो रीएजुकेट हो। तो बहुत मेजर रोल है स्ट्रोक में फिजियोथेरेपी का। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि आजकल काफ़ी फेमस है, प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी
फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कि डिलीवरी जो है नॉर्मल हो सके या बिना किसी समस्या के हो सके, और पोस्ट डिलीवरी भी काफ़ी इन सब चीज़ों का आजकल लोगों में जागरूकता भी आई है, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, अभी का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हेक्टिक है, सब कामकाजी महिलाएं हैं, सारा सब कुछ है कि लोगों की प्रॉपर मसल डेवलप नहीं हो पाता है। जी डॉक्टर, मैं यहाँ रुकना चाहूँगी, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए। हेलो जी। मैडम, मेरा जीवर सिंड्रोम की बीमारी है, ठीक हो नहीं हो मैडम? जी मैं समझ जी, सबसे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए तो क्लियर आवाज़ आ पाएगी। जी 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 बताइए, पूछिए जी। अपना सवाल। मेरे को जीवर सिंड्रोम की बीमारी है मैडम। मेरे को 5 साल हो गए बिस्तर पर है। मतलब हम लोग सोच रहे थे लकवा है, जी लेकिन ये लकवा नहीं है मैडम। डॉक्टर बोलते हैं जीवर सिंड्रोम है, तो फिजियोथेरेपी से इसका आराम हो सकता है क्या? जी जी जी, जीनोम सिंड्रोम के बारे में मतलब जानना चाह रहे हैं, मतलब ये डॉक्टर कह रहे हैं कि लकवा इनको 5 साल से बिस्तर में है ये, तो इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली तो वर्ड पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जिस तरीके से इन्होंने बताया ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें क्या होता है कि आपका अगर सीटी स्कैन हम ब्रेन का कराते हैं और किसी, मैंने बोला ना सेंटर होते हैं, जी जी, और पर्टिकुलर सेंटर में आपका एट्रोफी हो गई, जी आपका जो पॉइंट है एट्रोफी सेल वहाँ पे आपके डैमेज हो गए, तो उस वजह से क्या होता है कि उसका जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। जी। तो उसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रोक का सेम चीज़ है, हम पैरास्पाइनल एजुकेट करेंगे तो उसमें मूवमेंट मसल जो है वो री एजुकेट होगी और थोड़ा बहुत एटलीस्ट 55% इनको आराम मिलेगा अगर ये फिजियोथेरेपी करते हैं तो। जी जी जी, इसमें क्या कुछ खास इसका खान पान या फिर डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करने होते हैं जब हम थेरेपी लेते हैं तो? जी, वो केस टू केस पेशेंट को समझाया जाता है, ठीक है। अब जैसे ओबेस पेशेंट हैं, उनको नी पेन हो रहा है तो ऑब्वियसली हम उनको डाइट चार्ट बना के देखते हैं कि आपको कैसा रूटीन फॉलो करना है, कैसा बैठना है, कैसा उठना है, कि किस तरीके की सिटिंग प्रोलॉन्ग आप कर सकते हैं, किस तरीके की सिटिंग बिल्कुल नहीं करना है। तो वो पूरे दिन का असेसमेंट पेशेंट को बना के दिया जाता है, यहाँ तक कि सोने और जगने की पोजीशन भी उनको बताई जाती है। जी जी डॉक्टर हर्षिता, हमारी बात बीच में रह गई थी, कॉलर ने कॉल किया था, तो जैसे हम प्रेगनेंसी के दौरान बात कर रहे थे माताओं के बारे में, और बाद में किस तरह से इनको थेरेपी ये ले सकते हैं? देखिए, जो कि मैंने बताया आजकल की लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम तो अब इंडिया में भी बहुत वर्ल्ड वाइड होती जा रही है। जी। तो क्या होता है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होना के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आजकल मोस्टली क्या होता है, सिजेरियन डिलीवरी की तरफ ही लोग बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। जी जी। तो हमारी कुछ एंटीनेटल जो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ एक्सरसाइज होती हैं, और पोस्ट नेटल भी, अगर आपकी सर्जरी हो गई है उसके बाद में भी कुछ एक्सरसाइज होती है जो आपके प्रोलॉन्ग, लेडीज़ को बैक पेन की प्रॉब्लम उसके बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस चीज़ को वो अपना अर्ली स्टेज में प्रिकॉशनली एंटीनेटल अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बैक पेन नहीं होगा, और अगर बाद में भी होता है तो एक्सरसाइज जितना जल्दी शुरू करेंगे उसका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। जी जी बिल्कुल, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, मैम, नमस्कार। नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहेंगे? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू सेन है, मैं बेगूसराय से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मेरा प्रश्न ये है मैम कि मेरा एक दोस्त है जी। उनका जो दिमाग का वो जो नस है ना वो पूरा चिपक चुका है जी। और लगभग 2 से 3 साल हो गए उनके इलाज करवाते, उनको आराम नहीं मिल पा रहा मैम, तो क्या हो सकता है बता जी सकते हैं? जी 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 बिल्कुल। नस पूरा चिपक चुका है, जैसे लकवा मारते हैं ना, जी, उस तरह का, और कोई काम नहीं कर रहा पार से वो। पैरालिसिस की कंडीशन है मेरे ख्याल से। हाँ, देखिए इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉजेज है, ठीक है। अब जैसे प्रोलॉन्ग अल्कोहलिक है कोई पेशेंट, जी जी। प्रोलॉन्ग अल्कोहलिक है, स्मोकिंग है, उसमें मेडिसिन आपकी इफेक्ट नहीं करती। जी जी। ठीक है। तो जो मतलब गांव में, स्पेशली गांव का बेमेतरा से जो कॉल आया है, मैं स्पेशली ऐसे अपने छत्तीसगढ़ में आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम है। तो हमारा तो डेली का है पेशेंट से 1-to-1 कनेक्शन। तो क्या होता है कि जब अर्ली स्टेज में पेशेंट रहता है उसको मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, तो लोग क्या होता है कि मतलब उसमें डिप्रेशन में जाके आपका अल्कोहल को अवॉइड नहीं करते। जी। तो उससे क्या होता है, मेडिसिन उतनी इफेक्ट नहीं करती, केस प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो पर्टिकुलर देखना पड़ता है इसमें कि कौन सी नर्व आपकी कंप्रेशन में है, कौन सी आर्टरी कंप्रेशन में है, उसका प्रोग्नोसिस क्या है। कभी कभी लोग मिसगाइड भी हो जाते हैं, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो इस वजह से क्या होता है प्रोग्नोसिस आपका स्लो हो जाता है, या किसी लोगों की लकली वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए। जी 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 जी।
बिल्कुल। जैसे कुछ बच्चे होते हैं डिलीवरी के समय, जो जैसे कि पहले भी आपसे बातचीत हुई थी उस दौरान पता चला कि डिलीवरी के समय जो बच्चे पैदा होते हैं कभी उनके हाथ दब जाते हैं तो आगे चल के वो उनके हाथ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, या फिर जो लिम्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो इनको आप कैसे ट्रीट कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब जैसे ही बच्चा डिलीवरी होता है सारा उसका जो अगार टेस्ट है वो पूरा किया जाता है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं, रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, आई मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, सारा अगर नहीं होता है, जैसे मान लीजिए उसको सबसे जो कॉमन कंडीशन है वो है आपका अर्श पाल्सी। नेक के पास में आपकी जो नर्व रहती है C2-C3 जो आपका रूट वैल्यू रहती है, वो आपका ब्रैकियोलर प्लेक्सिस इंजरी सबसे ज़्यादा कॉमन है कि आपका हाथ, बच्चे का एक हाथ हो सकता है प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना करे, स्लो फंक्शन करे। ठीक है, तो उसका अगर अर्ली स्टेज में अगर आप दिखा देते हैं, अगर बेबी को अच्छे तरीके से आप नोटिस करते हैं पेरेंट्स, तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। घूम फिर के बाद एक है अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली प्रोग्नोसिस। जी बिल्कुल, अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही अहम जानकारियाँ थी डॉक्टर हर्षिता जो आपने हमसे शेयर की, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से, कितने अच्छे तरीके से डॉक्टर हर्षिता ने हमें समझाया कि यदि किसी भी समस्या से आपको निपटना है उस समस्या को आगे बढ़ाइए मत। आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, कहीं भी पेन है, तुरंत आप उसके लिए अलर्ट हो जाइए और थेरेपिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। और जैसा कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इन सब के प्रति आप जागरूक रहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ बने रहें और इस मुहिम में हम सब एक साथ मिलकर इन रोगों को जड़ से हटा सके और स्वस्थ बने रहें। बिल्कुल। और अगले अंक में हम एक नए विशेष के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ फिर हाजिर होंगे, तो हमें आज दीजिए इजाज़त। नमस्कार।